हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी लोगों का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को मैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत डिटर्मिनेंट्स यानी सारी चैप्टर पढ़ा रहा हूं। तो मैंने आप लोगों को सारी चैप्टर की 2 क्लासों को प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, पहली क्लास में मैंने आप लोगों को पहली प्रश्नावली के क्वेश्चन बताए हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को 1 कोट के साड़े को हल करना, 2 कोट के साड़े को हल करना और 3 कोट के साड़े को हल करना बताया है। और दूसरे वीडियो में मैंने आप लोगों को साड़ी के गुणधर्मों को बताया है, उनको सिद्ध करना बताया है कि क्वेश्चन लेकर के। उम्मीद करता हूं कि उस क्लास को आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आपने साड़ी के गुणधर्म वाली क्लास नहीं देखी है तो हो सकता है कि आज के क्लास के क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को कठिन लगे या समझ में ना आए। ठीक है, और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो प्रश्नावली मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, इसी प्रश्नावली से आपके बोर्ड एग्जाम में 8 या 9 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये प्रश्नावली आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, है ना। हम समय को लॉस नहीं करेंगे और आपकी क्लास को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारी जो प्रश्नावली होगी वो प्रश्नावली है आपकी 4.2 और 4.2 का मैंने पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न आपके सामने नोट कर दिया है। पहले और दूसरे प्रश्न का निर्देश हम आपके सामने पढ़ रहे हैं। बोला जा रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 5 तक यानी 1 से लेकर 5 तक के जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसमें बिना विस्तार किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों को सिद्ध कीजिए। अब अगर आप लोगों को साड़ी के गुणधर्म नहीं पता है तो आप इन प्रश्नों को क्या आप सिद्ध कर सकते हो? अगर आप प्रसार करके सिद्ध करते हो तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि निर्देश में आपसे साफ साफ बोला जा रहा है कि सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके आपको क्या करना है, निम्न प्रश्नों को सिद्ध करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि साड़ी के गुणधर्मों का कैसे प्रयोग करके इन साड़ी को हम सिद्ध करते हैं ना, साड़ी के सवालों को सिद्ध करते हैं। पहले प्रश्न में देखिए, सोचने वाली बात यह है कि ये सवाल बहुत आसान होते हैं यदि आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हो, और यदि आप 1-2 सवाल देखते हो और उसके बाद आपको लगता है कि नहीं 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 हमारे को समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या होता है, आप मन के हारे हारे मन के जीते जीत है। अगर आप थोड़ा सा समय दोगे किसी चीज़ को तभी तो वो चीज़ आपको समझ में आएगी। आप थोड़ा समय दोगे तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है। ठीक है, पहले क्लास को समझिए, ठीक, क्वेश्चन को समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए, इस साड़ी का मान हमें 0 के बराबर प्रूव करना है और आपको प्रसार नहीं करना है, साड़ी के गुणधर्मों का यूज करना है। अगर साड़ी के गुणधर्मों का यूज करना है तो सीधी सी बात है, हमने साड़ी के गुणधर्म में पढ़ा है। साड़ी का मान शून्य कब होता है? जब 2 पंक्तियों या स्तंभों का मान क्या हो, सेम हो, तब साड़ी का मान शून्य होता है। या हम कह सकते हैं कि किसी भी साड़ी के पंक्ति या रो के सभी अवयवों का मान शून्य हो जाए तब हम प्रसार करेंगे, तब भी साड़ी का मान शून्य आ जाएगा। इसी तरीके से आप शून्य सिद्ध कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम आपका 3 है। अगर हम कॉलम 3 से कॉलम 1 को माइनस कर दें, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए आप रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन की बात आती है, आप भी मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन यहाँ पर आप रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन दोनों लगा सकते हो, जबकि आप भी में आपको सिर्फ चाहे रो रिडक्शन लगाइए चाहे कॉलम रिडक्शन लगाइए, एक ही चीज़ लगा सकते थे, है ना। अगर आप संक्रिया कर रहे थे तो एक ही संक्रिया आपको लगानी होती थी, चाहे पंक्ति संक्रिया लगाइए चाहे तो आप स्तंभ संक्रिया लगाइए। लेकिन साड़ी में ऐसा रूल नहीं, साड़ी में आप लगा सकते हो पंक्ति संक्रिया भी और स्तंभ संक्रिया भी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर देखिए, लेकिन एक चीज़ का प्रयास कीजिएगा, हो सकेगा तो एक ही प्रकार के संक्रिया का यूज कीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, ये हम करने जा रहे हैं जो C3 कॉलम है उसकी वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं हम C3 से किसको माइनस करके, C1 को माइनस करके, है ना। ऐसा क्यों माइनस करेंगे भी आप खुद जान जाओगे। देखिए भाई, इस साड़ी का मान लेते हैं कि ये डेल के बराबर है, तो ये आपका हो जाएगा डेल बराबर भाई क्या हो जाएगा, देखिए आप C3 का मान फाइंड करे हो ना, यानी इस कॉलम का मान फाइंड करे हो, तो C1 और C2 में कोई भी परिवर्तन तो होगा नहीं, उसको वैसे ही भाई लिखिए आप X Y Z A, है ना, और B और C। अब C3 की वैल्यू आप फाइंड करो C3 से C1 को माइनस करके, जैसे ही आप X प्लस A से माइनस करोगे X, वैसे ही आपका केवल A बचेगा, X कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार Y प्लस B से Y माइनस करोगे तो यहाँ पर B बच जाएगा, Z प्लस C से Z माइनस करोगे ये आपका C बच जाएगा। बस खत्म बात। देखिए, अब जो आपके सामने ये साड़ी बचा हुआ है, आप देख सकते हो इस साड़ी में जो कॉलम C2 और कॉलम C3 है, ठीक है, आप लिख सकते हो C2 व C3 क्या है, C3 आपस में समान है, आपस में समान है। इसलिए साड़ी के गुणधर्म से, साड़ी का गुणधर्म कहता है कि अगर 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ आपस में क्या है, सभी अवयव समान है, तो उस साड़ी का मान किसके बराबर होता है भाई, शून्य के बराबर होता है। तो ये चीज़ आपको सिद्ध करनी थी और ये चीज़ आपकी प्रूफ हो गई भाई। क्या हो गई भाई, प्रूफ हो गई। बताइए समझ में आई बात कि नहीं है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं।
दूसरे क्वेश्चन में भी हमें जीरो प्रूव करना है। तो जीरो हम कैसे प्रूव करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको मान लेते हैं पहले, डेल के बराबर है ना, ए के बराबर मान लीजिए, बी के बराबर मान लीजिए, वो सब आपकी इच्छा है। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम करेंगे ये, यहाँ पर हम किसी एक कॉलम की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तीनों कॉलमों को जोड़ करके। ऐसा क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे भैया कि देखिए ए यहाँ पर है, जैसे तीनों में से तीनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस से जीरो हो जाएगा, माइनस बी यहाँ पर तो प्लस बी यहाँ है, माइनस सी यहाँ पर तो प्लस सी यहाँ पर, सबको जोड़कर सबको जोड़ देंगे अगर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को, तो ये एक कॉलम ऐसा रहेगा जिसमें सारे अवयव जीरो हो जाएंगे। और जैसे एक पंक्ति या स्तंभ में, ठीक है, सारे अवयव जीरो हो जाएं तो जाहिर सी बात, उस साड़ी का मान जीरो के बराबर हो जाएगा और आपको यहाँ पर जीरो ही प्रूव करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, मान लीजिए चलो C1 की वैल्यू प्राप्त करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 से। अब आप देखिए एक चीज़ का ख्याल रखना, आप यहाँ पर C1 की वैल्यू प्राप्त कर रहे हो C1 प्लस C2 प्लस C3 से, तो C2 C3 में तो कोई परिवर्तन कर नहीं रहे हो, तो C2 को वैसे आप उतारो B माइनस C और C माइनस A और A माइनस B, और उसके बाद C3 को उतारो C माइनस A माइनस B और B माइनस C। क्लियर इतनी बात। उसके बाद देखिए भाई, अब आप C1 की वैल्यू प्राप्त कर रहे हो, C1 की वैल्यू कैसे भाई प्राप्त कर रहे हो, आप ही देखिए भाई, C1 की वैल्यू प्राप्त कर रहे हो इसको जोड़ करके, तो जैसे ही आप जोड़ोगे इसको प्लस इसको जैसे ही जोड़ोगे प्लस प्लस करके, तो ये माइनस सी प्लस सी जीरो हो जाएगा, ये प्लस बी माइनस बी जीरो हो जाएगा, ये ए और ये माइनस से जीरो, यानी इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो। आप जोड़ करके देख लीजिए भाई आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर आप जैसे ही C1 के सापेक्ष प्रसार करोगे, सारे अवयव आपके शून्य हैं, तो जाहिर सी बात है इस साड़ी का मान किसके बराबर हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, लिख देना यहाँ पर, कारण जरूर लिख देना, चूंकि C1 के सभी अवयव क्या है भाई, सभी अवयव शून्य हैं। जब किसी एक कॉलम या रो के सभी अवयव शून्य होते हैं तो क्या होता है, उस साड़ी का मान भी जीरो के बराबर होता है। शायद ये गुणधर्म आप लोगों को ना बताया हो, तो ये गुणधर्म बताने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि आप यहाँ पर जैसे ही कॉलम 1 के सापेक्ष प्रसार करोगे वैसे भी ये आपका जीरो आ जाएगा। बताइए, देखिए सवाल कितने आसान है साड़ी के, हैं कि नहीं है। बस आप क्लास को करते तो रहिए, सब समझ में आएगा भाई। चलिए बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 3 होगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं भाई क्या बोला जा रहा है। आप सभी लोगों के पास किताब हुआ करे तो किताब खोल के बैठा करें, वैसे भी प्रश्न हम लगा देते हैं आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, इतनी मेहनत आप सभी लोगों के लिए तो कर ही देते हैं कि आप बढ़िया अच्छे तरीके से समझ पाएँ किसी चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं भाई क्या बोला जा रहा है। आपको एक सारणिक दिया जा रहा है, इसमें दिया है 2 7 65 है ना, और उसके बाद दिया गया है 3 8 75, उसके बाद 5 9 और 86। ठीक, ये सारणिक दिया गया है और इसको जीरो के बराबर प्रूव करना है सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके। चलिए क्वेश्चन और नोट कर लेते हैं इसी वक्त। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 1 1 है ना पहले कॉलम में, फिर BC है ना, फिर CA और AB, उसके बाद B प्लस C, उसके बाद B C प्लस A, उसके बाद C A प्लस B है ना, और ये हो जाएगा बराबर कितना भाई, जीरो। ये भी आपको जीरो के बराबर प्रूव करना है। तो ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 4 भी नोट कर दिया है। चलिए देखते हैं इन दोनों क्वेश्चनों को क्या इसमें रखा है, कुछ भी नहीं रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखें इसमें, तो यहाँ पर पहले कॉलम को देखने पर तो कोई चीज़ हमें मिल नहीं रही है, लेकिन अगर एक काम हम कर लें, क्या भाई, 7 9 63 8 9 72, हाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पर क्या करें भाई, पहले C2 की वैल्यू प्राप्त करें, C2 को 9 से गुणा करके, या हम एक काम कर सकते हैं C3 की वैल्यू प्राप्त करते हैं डायरेक्ट, C3 माइनस है ना, इसको 9 से गुणा कर दीजिए, 9 गुणे कितना भाई C2। अब कहोगे सर जी ये चीज़ हम कैसे सोचेंगे, आपने तो भाई सोच लिया। देखिए भाई हमने क्या किया है, इसको 9 से गुणा किया, 7 9 63 हो गया, 65 से 63 घटाएंगे 2 बचेगा, देखा इधर भी 2 है। फिर हमने 8 को 9 से गुणा किया, 8 9 72, 75 से 72 घटाएंगे 3 बचा, देखा इधर 3 है। तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि इसका मतलब अगर ऐसा करेंगे हम तो ये पंक्ति है और ऐसी पंक्ति बन जाएगी, और एक कॉलम है ही ऐसा और दूसरा कॉलम भी ऐसा बन जाएगा।
तो दो कॉलम क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, और दोनों कॉलम के सभी अवयव जब आपस में समान हो जाएंगे तो उस सारणी का मान क्या हो जाएगा भाई, शून्य हो जाएगा। हमने ऐसा सोचा है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, C3 की वैल्यू हमने प्राप्त की, C3 यानी इससे घटाएंगे, इसको 9 से गुणा करके, तो ये देखिए भाई कितना हो जाएगा, इसको डेल के बराबर आप मान लीजिए पहले। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए C1 में कोई परिवर्तन नहीं करना है, 2 3, ये आपका हो गया 5। उसके बाद आप देखिए इसमें भी आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि आप C3 की वैल्यू प्राप्त कर रहे हो ना, इसकी वैल्यू प्राप्त कर रहे हो। इससे इसको 9 से पहले गुणा कीजिए, 7 9 63, 65 से आप घटाओगे 63, कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा। 75 से 8 9 72 घटाओगे 3 बचेगा, और 86 से आप 9 9 81 घटाओगे 5 बचेगा। तो यहाँ पर लिखिए भाई 5, आप लिखोगे चूंकि C1 व जो C3 है, ये C1 ये C2 ये C3, तो C1 और C3 क्या है, समान है, समान है, इसलिए जो आपका सारणी का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। देखिए भाई कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा समझना है बस। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखते हैं, इसको भी हम डेल के बराबर मान लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर 1 लिखेंगे 1 लिखेंगे 1 लिखेंगे, है ना। और यहाँ पर हम एक काम करेंगे, BC लिख लेंगे, फिर CA दिया है वो लिख लेंगे, AB दिया है वो लिख लेंगे, इसको गुणा कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा AB प्लस का AC, है ना, और ये आपका हो जाएगा BC प्लस का AB, और ये आपका हो जाएगा AC प्लस का BC। अच्छा, एक चीज़ मुझे देखने में यहाँ पर आ रही है, क्या आ रही, इसमें AB AC है तो BC की कमी है, इसको इसमें जोड़ दें। इसमें AB BC CA की कमी, इसमें जोड़ दीजिए। इसमें AC BC AB की कमी, इसको इसमें जोड़ दीजिए। आप C3 की वैल्यू प्राप्त कीजिए, कैसे, C3 में C2 को ऐड करके। चलिए करते हैं प्राप्त, लिखेंगे C3 इक्वल टू C3 प्लस C2 से। ऐसा करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ऐसा करेंगे तो ये 1 ये 1 ये 1, ये आपका हो जाएगा BC, ये आपका हो जाएगा CA, ये आपका हो जाएगा AB। देखिए आप वैल्यू C3 की प्राप्त कर रहे हो तो आपको C2 में कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसको इसमें जोड़ रहे हो, तो ये आपका हो जाएगा AB प्लस का BC और प्लस का CA। इसमें भी आपका हो जाएगा AB प्लस का BC और प्लस का CA। इसमें भी आपका हो जाएगा AB प्लस BC और प्लस का CA। इतनी बात तो आप सभी को समझ में आ ही गई होगी। अब चलिए इधर इसको रब करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए भाई ये आपका हो जाएगा 8 डेल स्क्वायर टू, है ना, ये आपका हो जाएगा, देखिए 1 1 1, है ना, इसको हमने ऐसे लिख लिया। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर देखिए BC है, एक काम करते हैं हम C3 से कॉमन ले लेते हैं पहले, है ना, ऐसा लिखेंगे C3 से AB प्लस BC और प्लस CA, क्या करने पर भाई, उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। जैसे ही लेंगे तो ये आपका हो जाएगा AB प्लस BC, है ना, प्लस का CA, ये आपका हो जाएगा 1 1 1, ये BC ये CA और ये आपका AB, और ये 1 ये 1 और ये 1। अब यहाँ देख रहे हो कि C3 और C1 क्या आपस में हो गए सेम, C1 व C3 आपस में समान है। क्या है भाई, समान है, इसलिए जो सारणी का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो AB प्लस BC प्लस CA का गुणा किससे हो जाएगा, शून्य से हो जाएगा, तो सारणी का मान आपका शून्य हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों के सामने सिद्ध कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त है और आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आया भी है। इसको आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा, है ना। थोड़ा लाइट आज प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। ये सब लाइट की प्रॉब्लम है भाई, मोह माया है, ये हमारे हाथों में तो है नहीं भाई, है ना। चलिए भाई आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर भाई 5। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z C प्लस A R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y।
ठीक, बराबर आपका हो जाएगा 2 ए पी एक्स और ये आपका हो जाएगा बी क्यू वाई सी आर जेड। ये चीज़ आपको सिद्ध करनी है साड़िक के गुणधर्मों का प्रयोग करके, ना कि आपको साड़िक का प्रसार करके। ठीक, तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए भाई, इसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा LHS। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और सबसे पहले करेंगे क्या, लिखेंगे पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर। मैंने आप लोगों को पहला साड़िक का गुणधर्म बताया था, जब पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं तो साड़िक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको ज़रा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पंक्तियों व स्तंभों को आपस में बदलने पर, पंक्तियों व स्तंभों को बदलने पर, क्या करने पर भाई, स्तंभों को आपस में बदलने पर। चलिए बदलते हैं भाई, इसको जैसे ही बदलेंगे, इसको डेल बराबर मान लेते हैं, बदलेंगे तो ये हो जाएगा बी प्लस सी, ये वाली जो रो है इसको कॉलम में बदल देंगे, क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, और जो दूसरी वाली रो है सी प्लस ए आर प्लस पी और पी प्लस क्यू है, अरे सॉरी कुछ गलती हो रही भाई, सी प्लस ए है ना, आर प्लस पी, उसके बाद जेड प्लस एक्स। फिर तीसरी वाली रो को कॉलम में बदल देंगे, ए प्लस बी पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई। सबसे पहले ये काम आप लोगों को कर लेना है। उसके बाद आप सभी लोगों को करना क्या है, कुछ और नहीं करना है, आपको यहाँ पर एक संक्रिया लगा देनी भाई, C3 की वैल्यू प्राप्त कर देनी है, C3 माइनस C1 प्लस C2। अब कहोगे ये जी कैसे सोचा आपने, देखिए a प्लस बी लिखा हुआ है कि नहीं, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो a प्लस बी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो a प्लस बी घटाएंगे इससे तो a प्लस बी आपका कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए p प्लस क्यू लिखा हुआ है यहाँ पर इसको जोड़ेंगे p क्यू मिल जाएगा कि नहीं, घटाएंगे तो p क्यू आपका कैंसिल हो जाएगा, आर आ जाएगा, यानी काम हो जाएगा। चलिए इतना करते हैं पहले, है ना। तो ये डेल बराबर आपका हो जाएगा, पहले आप इसको वैसे लिखिए बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, है ना, इतना, और ये हो जाएगा सी प्लस ए आर प्लस पी और ये जेड प्लस एक्स हो जाएगा। और देखिए भाई अब ध्यान दीजिए, इससे आप इसको इन दोनों को जोड़कर घटाओगे तो देखिए आप जैसे a प्लस बी है, इससे घटाओगे इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी और प्लस का 2c हो जाएगा, c 2c हो जाएगा, और घटाओगे तो a प्लस बी माइनस ए माइनस बी माइनस का 2c, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2c बचेगा, यहाँ पर माइनस का 2c बचेगा, यहाँ पी क्यू कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 2r बचेगा, यहाँ पर x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस का 2z बचेगा। क्लियर हुई इतनी बात की नहीं हुई, बताइए क्लियर हुई ना, बोलिए भाई आप लोग। हाँ बिल्कुल, कमेंट में आप बोलते रहिएगा, ठीक है, बोल नहीं सकते लेकिन कमेंट में आप बता सकते हो, क्योंकि मैं आप सभी लोगों की कमेंट देखता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर देखते हैं आगे, अब आप क्या करोगे भाई, C3 से आप कॉमन ले लो माइनस का 2, यहाँ पर लिखोगे C3 से माइनस 2, क्या लेने पर भाई, उभयनिष्ठ लेने पर। जैसे ही आप इस C3 से माइनस 2 उभयनिष्ठ लोगे तो ये आपका हो जाएगा डेल इक्वल टू माइनस का 2, ये आपका हो जाएगा b प्लस सी और ये आपका हो जाएगा q प्लस आर, ये आपका हो जाएगा y प्लस जेड और ये आपका हो जाएगा c प्लस क्यू, ये आपका हो जाएगा r प्लस p, ये आपका हो जाएगा z प्लस x और ये आपका हो जाएगा c r z, क्योंकि मैंने माइनस 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। किसी भी रो या कॉलम से हम साड़िक के हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं अगर जो मिल रहा होता है, लेकिन आबे में क्या होता है, सारे एलिमेंटों से आपको उभयनिष्ठ लेना होता है। अब देखिए सब यहाँ पर सोचने वाली बात है, क्या भाई सोचने वाली बात, अगर यहाँ पर हम एक काम करें भाई, क्या काम करें भाई, अगर यहाँ पर हम इससे इसको घटा दें या इसको घटाने की कोई ज़रूरत ही नहीं भाई। देखिए भाई यहाँ पर सी है कि नहीं है, तो यहाँ पर भी सी, इसमें भी सी है। आप एक काम करो, C3 की वैल्यू प्राप्त करो, है ना, C3 की वैल्यू प्राप्त करो। पहले तो आप एक काम करो भाई, काम ये करो कि आप C1 की वैल्यू प्राप्त करो C1 माइनस C3 से, यानी इससे इसको घटा दो, तथा इसी वक्त आप C2 की वैल्यू प्राप्त करो C2 माइनस C3 से। पहले इसको एक एक बनाऊँ, है ना, क्योंकि आपको इधर सिंगल में प्रूव करना है, समझ रहे हो ना। -2 इससे इसको घटाओगे तो ये b बचेगा
क्यू से आर, क्यू प्लस आर से आर घटाओगे क्यू बचेगा, वाई प्लस जेड से जेड घटाओगे वाई बचेगा, और सी प्लस क्यू से सी घटाओगे तो आपका कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और ये पी बच जाएगा, ये कितना बच जाएगा, एक्स बच जाएगा, ये आपका हो जाएगा सी आर और ये जेड। बताइए अब तो कुछ समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। अब देखिए भाई, मैंने आप लोगों को एक गुणधर्म पढ़ाया था कि किसी सारणी की दो पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदलने पर सारणी के मान में परिवर्तन कोई नहीं होता है बल्कि उसका चिन्ह बदल जाता है। याद आया? तो चलिए भाई इस गुणधर्म को यूज करते हैं यहाँ पर। ये आपका हो जाएगा डेल इक्वल टू माइनस का 2। एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हमें लाना है क्यों, है ना, क्यों, क्यों कहाँ है भाई, क्यों यहाँ पर है ना, बी यहाँ पर है। एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, हम एक काम करते हैं, C1 को C2 से एक्सचेंज कर लेते हैं, और जब दो पंक्तियों स्तंभों को आपस में एक्सचेंज करते हैं तो आ जाता है बाहर माइनस का चिन्ह। चूंकि पहले से माइनस लगा तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस। चलिए चेंज कीजिए, इसको इधर लाइए, क्यू पी एक्स लिख लिया मैंने, और इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा बी और क्यू वाई, क्यू वाई, और C3 को ऐसे लिखा रहने देंगे सी आर और जेड। क्लियर हुई बात? चलिए इतनी बात तो समझ में आई कि नहीं आई? इसको यहाँ पर 2 लिख देते हैं थोड़ा सा ऐसे। ये आपका हो जाएगा डेल इक्वल टू, है ना, 2 है, 2 लिख देंगे। ठीक, अब एक चीज़ का ख्याल यहाँ पर रखिएगा, एक छोटी सी हमसे गलती हुई है। गलती ये हुई कि यहाँ पर क्यों नहीं है, ये सी प्लस ए है। आप देख सकते हो सी प्लस है, सी प्लस है, यहाँ पर मैंने क्यों लिख दिया है, इसको आप पहले ए बना लीजिए तो जो कन्फ्यूजन ये थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। अब पुनः वही काम, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर पुनः, और जब पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदलते हैं तो सारणी के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए ये पंक्ति इसको स्तंभ में बदल देते हैं ए बी सी, ये पंक्ति है इसको स्तंभ में बदल देते हैं पी क्यू आर, ये पंक्ति इसको स्तंभ में बदल देते हैं एक्स वाई जेड। और शायद आपको यही चीज़ प्रूव करनी थी, मिला लीजिए भाई, प्रूव करनी थी ना, तो ये आपकी हो चुकी है भाई प्रूव। जो चीज़ आपको प्रूव करनी थी वो चीज़ आपकी हो चुकी है प्रूव। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप तुरंत ले लिया करें। ठीक है, मैं हट जाता हूँ और फिर अब हम इसी क्रम में बढ़ते हैं प्रश्नावली के अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भाई क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग देखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। तो लग गया होगा ना। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। आगे के क्वेश्चन भाई थोड़ा सा और जो है ज़बरदस्त हैं, इनको भी देखते हैं थोड़ा सा, है ना, उसके बाद क्लास को हम समाप्त करते हैं। लेकिन क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में सारणिक दिया गया है, यहाँ पर लिखा है 0a माइनस का b माइनस का a 0 माइनस का c b c 0 बराबर 0। आपको बोला जा रहा है निर्देश में कि 6 से 14 नंबर तक के जो भी क्वेश्चन है आपके, उसमें सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों को सिद्ध कीजिए। ठीक है, सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके आपको क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है भाई, देखिए आप सभी को पता है कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। सबसे पहले एक आप काम कीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर C है ना, यहाँ पर B है, तो अगर इसको हम किससे गुणा कर दें, C से, और इसको गुणा कर दें B से, उसके बाद घटा दें आपस में, तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा काम होता है अधिक से अधिक 0 बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर या रो को भाई, अब देखिए सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करना है तो दो पंक्तियों और स्तंभों को क्या करना, आपस में बराबर, मतलब अवयव को आपस में बराबर दिखाना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले हम C1 की वैल्यू प्राप्त करते हैं, इसको गुणा कर देते हैं, किससे गुणा कर दें भाई, इसको हम गुणा कर देते हैं C से, किससे गुणा कर देते हैं, C से, तो ये आपका हो जाएगा C गुणे R1। ठीक है, तो C अगर C से गुणा कर रहे हैं तो C से भाग भी करना पड़ेगा। चलिए 1/C बाहर निकाल लेते हैं, और C1 मैंने लिख दिया, यहाँ पर R1 लिखना है क्योंकि हम पंक्ति में गुणा कर रहे हैं ना, C गुणे R1, तो ये आपका हो जाएगा 0,
ए में सी से गुणा करेंगे ए सी, इसमें सी से गुणा करेंगे माइनस का बी सी, इसको वैसे लिख देंगे माइनस का ए ज़ीरो माइनस का सी बी सी जीरो। क्लियर हुई इतनी बात? बिल्कुल क्लियर हुई होगी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पर, अब हम यहाँ पर जो है C1 की वैल्यू प्राप्त करेंगे, C1 माइनस इससे इसको माइनस करेंगे, तो इसको माइनस करने के लिए इसको B से गुणा करना पड़ेगा तभी ये जीरो बनेगा। तो B गुणे C2 हम करेंगे, क्या करेंगे भाई, B गुणे C2 करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा डेल इक्वल टू 1/C, इससे इसको घटाएंगे और B से गुणा करेंगे, तो जीरो से घटाएंगे माइनस A को B से गुणा करके, तो ये आपका माइनस माइनस का गुणा कितना हो जाएगा AB, यानी आपका C1 मिल जाएगा AB, क्योंकि आप C1 की वैल्यू प्राप्त कर रहे हो, इसको आप वैसे लिख रहने दीजिए। ओ सॉरी, हम बार बार C1 लिख देते हैं, यहाँ पर आपको R1 लिखना है। R1 की वैल्यू प्राप्त करेंगे, R1 माइनस क्या करेंगे हम इसको B से गुणा करेंगे और गुणे R2। हम रो में गुणा कर रहे हैं भाई, हमसे गलती हो गई है, इसको आप मैनेज कर लीजिएगा किसी तरीके से। हम यहाँ पर R1 यानी मतलब हम पंक्ति संक्रिया लगा रहे हैं, कॉलम संक्रिया नहीं लगा रहे हैं, है ना। तो ये आपका हो गया भाई C और ये हो गया B, ये C और ये जीरो। इसको वैसे पहले R2 R3 को वैसे लिख देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर R1 के लिए प्राप्त कर रहे हैं। इससे इसको घटाएंगे, जैसे इससे इसको घटाएंगे तो ये आपका AC बच जाएगा, और इससे इसको घटाएंगे देखिए माइनस B C माइनस का माइनस C गुणे किससे B, तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा भाई, प्लस का आपका हो जाएगा BC, ये आपका जीरो हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो भाई जीरो। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो भाई, आप यहाँ पर देखिए R1 से A कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर लिखेंगे R1 से A उभयनिष्ठ लेने पर, है ना। तो ये आपका हो जाएगा डेल इक्वल टू 1/C। A जब उभयनिष्ठ लेंगे तो ये A बाहर हो गया। अब साइड में बचेगा क्या, B C जीरो, तो B C जीरो माइनस A जीरो C माइनस A जीरो C, B C जीरो B C जीरो। अब आप देख सकते हो कि R1 और R3 क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। तो लिखेंगे चूंकि R1 व R3 आपस में क्या है भाई, समान है, इसलिए जो इस सारणी का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखिए भाई प्रूफ हुई ये बात कि नहीं प्रूफ हुई। कितना प्यारा सा क्वेश्चन था भाई, है ना। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा और गलती नहीं कीजिएगा। आप रो रिडक्शन लगा रहे हो तो R1 R2 करके लिखना है, अगर आप कॉलम रिडक्शन लगा रहे हो तो C1 C2 करके लिखना है। अभी तक हम जो भी संक्रिया लगा रहे थे वो कॉलम रिडक्शन लगा रहे थे, इसलिए यहाँ बार बार C1 C2 कर देते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने जो संक्रिया लगाई है वो रो रिडक्शन लगाई। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, फिर अगली क्लास में इस प्रश्नावली को ही खत्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं भाई क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कुछ ऐसा बोला जा रहा है भाई, बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है आपको, माइनस का A स्क्वायर AB AC BA, है ना, माइनस का B स्क्वायर और BC और CA और CB माइनस का C स्क्वायर इक्वल टू आपको प्रूव करना है 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ये कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, आप देख लीजिएगा यहाँ पर। सबसे पहले देखिए R1 R2 R3 से आपको कुछ कॉमन मिलेगा। R1 से A मिल रहा है कॉमन, R2 से B मिल रहा है कॉमन, R3 से C मिल रहा है, क्या, उभयनिष्ठ लेने पर। चलिए लीजिए उभयनिष्ठ, आप इसको आप डेल बराबर देख कह दीजिए, है ना। जैसे ही आप A B C कॉमन लोगे तो हो जाएगा A B C, इसमें से A कॉमन लोगे तो माइनस का A बचेगा, यहाँ पर B बच जाएगा, यहाँ पर आपका C बच जाएगा। इसमें से B कॉमन ले रहे हो तो ये आपका A बच जाएगा, ये आपका माइनस का B बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा भाई, C बच जाएगा ना। आपने B कॉमन लिया है, यहाँ B बच गया, यहाँ पर C बचा, यहाँ से C कॉमन लिया A बचा, यहाँ से C कॉमन लिया B बचा, यहाँ से C कॉमन लिया तो माइनस का C बचा। अब भी आपको कॉमन मिला है कॉलम 1 से, कॉलम 2 से B और कॉलम 3 से C। लिखेंगे पुनः C1 से लिख दीजिए ऐसे,
C1 से A, C2 से B व C3 से C। क्या लेने पर भाई? उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर सॉरी, उभयनिष्ठ लेने पर ये आपका हो जाएगा डेल इक्वल टू, जैसे ए बी सी आप पुनः कॉमन लोगे तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और सारणी के अंदर बच जाएगा यहाँ पर -1 1 -1 1 1, है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या बच जाएगा? 1 -1 1 1 -1 और 1, यहाँ पर 1 1 -1 1 1 -1। बस बाकी आप सभी लोगों को इसको प्रसार करके निकाल लीजिए डायरेक्ट, या थोड़ा सा एक काम कर लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, है ना, और या इससे इसको घटा दीजिए भाई। लिखिए भाई, R1 की वैल्यू प्राप्त करने पर R1 - R2 व R2 की वैल्यू प्राप्त करने पर R2 - R3 से। चलिए घटा देते हैं, 2 0 बना लेते हैं, उसके बाद प्रसार कर देंगे। A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इससे इसको घटाएंगे तो ये -2 बन जाएगा, इससे इसको घटाएंगे तो, है ना, इससे इसको घटाएंगे तो ये +2 बन जाएगा, इससे इसको घटाएंगे 0 बन जाएगा, इससे इसको घटाएंगे 0 हो जाएगा, इससे इसको घटाएंगे -2 हो जाएगा, इससे इसको घटाएंगे तो ये +2 बन जाएगा। और उसके बाद एक बार इससे इसको घटा दीजिए अब चाहे, या इससे तो ये बड़ा हो रहा है ना, तो R1 से मैंने R2 को माइनस किया, या जोड़ लेते हैं तो बहुत आसान रहेगा, है ना। चलिए ये काम नहीं करते हैं, जोड़ लेते हैं। R1 में R2 जोड़ लेने पर और R2 में R3 जोड़ लेने पर तो ये जल्दी 0 बन जाएगा। चलिए देखते हैं भाई, A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको जोड़ लेते हैं तो 0 हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं 0 हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं 2 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। देखिए अब ये आसान हुआ भाई, है ना। तो कुछ सोचना पड़ जाता है कभी कभार। R1 की वैल्यू, पहले रो की वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं दोनों को जोड़ करके, है ना, और दूसरे रो की वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं दूसरे और तीसरे को जोड़ करके, ठीक, तो ऐसा मिल गया। अब प्रसार कर दीजिए, किसके सापेक्ष? R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करके, प्रसार करने पर, क्या करने पर भाई? प्रसार करने पर। चलिए प्रसार कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? ये आपका हो जाएगा A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और जैसे ही प्रसार करेंगे प्लस माइनस प्लस लेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, और 2 हमारा इस कॉलम और इस रो में पड़ रहा तो बचा 2 0 1 1। इसको हल कर लेंगे तो ये A स्क्वायर 2 आ जाएगा, A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू में 2 आ जाएगा, और ये 2 1 जा 2 -1 शून्यम शून्य, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। यहाँ डेल की वैल्यू आ जाएगी 4 A स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। राइट हैंड साइड में आपको यही चीज़ प्रूव करनी थी, जो चीज़ आपकी प्रूव हो चुकी है, ठीक है। बताइए, आज की क्लास में मैंने आप लोगों को जो प्रश्नावली आपकी थी 4.2, इसके मैंने आप लोगों को 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक के प्रश्नों को सॉल्व कराया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी, है ना। सवाल भी समझ में आ गए होंगे, आगे के 1-2 क्वेश्चन लगाने का अभ्यास कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।